हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट सेकेंड, जिसमें एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। यूनिट सेकेंड में हमने कई टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th एंड 12th में पढ़े होंगे एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम में लॉन्ग एंड शॉर्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर थ्रेड लाइक और ग्रेन्युलर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो थ्रेड लाइक धागेनुमा उसका स्ट्रक्चर होता है और वह ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है और वह सूक्ष्म पिंड होते हैं। उसका जो आकार होता है वह सूक्ष्म होता है। यहाँ करने का अर्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक धागेनुमा और ग्रेनुलर दानेदार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी होता है, वो सूक्ष्म बॉडी वाले होते हैं, वह सूक्ष्म छोटे होते हैं पिंड जो होते हैं। They are found in the साइटोप्लाज्म इन एवरी टाइप्स ऑफ सेल। और यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो होते हैं वह हर प्रकार के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो कोशिका होता है उसी के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, हर प्रकार के कोशिका द्रव्य में। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह हर प्रकार किसी भी प्रकार का वह कोशिका हो उसकी कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। और यहाँ बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यहाँ कहने का अर्थ है। Kolliker in 1882 was first to observe these mitochondria were first discovered by a German scientist Fleming 1882 as a fail in fixed nerve tissue। यहाँ कहने का अर्थ है कि 1882 ईस्वी में कोलिकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का देखा था। उसके बाद जो एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे 1882 ईस्वी में उन्होंने तंत्रिका ऊतक में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। जो जर्मन साइंटिस्ट थे वो जर्मन के वैज्ञानिक थे जो फ्लेमिंग थे। 1882 ईस्वी में इन्होंने तंत्रिका ऊतक के कोशिकाओं में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को। In 1894 Altman called these organelles as bioblast। ग्रीक बायोज लाइफ ब्लास्ट बर्ड। और यहाँ बताया गया है कि 1894 ईस्वी में अल्टमैन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। इन्होंने कहा कि यह बायोब्लास्ट है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया, जिसे ग्रीक में बायो को कहते हैं, बायोज को ग्रीक में कहते हैं लाइफ। बायोज का अर्थ होता है लाइफ एंड ब्लास्ट का अर्थ होता है बॉडी, ब्लास्ट का अर्थ होता है बर्ड्स। लेटर ऑन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज coined by C. Bender in 1897। माइटोकॉन्ड्रिया आर responsible for energy metabolism because they contain a number of enzyme and coenzyme। They are also called the powerhouse of the cell। और यहाँ बताया गया है कि उसके बाद एक नए साइंटिस्ट सी बेंडर नामक साइंटिस्ट ने 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। इन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका नाम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द रखा या फिर नाम रखा। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा को बनाता है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको रिलीज करने के लिए जिम्मेदार होता है, रिलीज के लिए
रिलीज करने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि उनमें कई एंजाइम और को एंजाइम होते हैं, जिसमें कई सारे को एंजाइम एंड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा को बनाता है एंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए दे आर आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, सेल का ऊर्जा गृह, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया का मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे शेप। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पौधों और पशु कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दीज अपीयर एज शॉर्ट रॉड और थीन फिलामेंट्स इन शेप। और यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रकाश माइक्रोस्कोप में देखने पर उसकी जो आकृति होती है वो छड़ या पत्ते तंतु के आकार का दिखाई देता है। वो छोटे रॉड जैसा और थीन फिलामेंट की तरह दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब हम देखेंगे साइज। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरियस फ्रॉम 0.5 to 3 माइक्रोन इन लेंथ एंड फ्रॉम 0.2 to 1 माइक्रोन इन विड्थ। यह बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है, जो लेंथ होता है उसका होता है 0.5 से लेके 3 माइक्रोन तक उसका लेंथ होता है, और जो उसका विड्थ होता है वो 0.2 से लेके 1 तक 1 माइक्रोन तक होता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरियस फ्रॉम 2500 and 1,50,000 डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल। यह बताया गया है कि कोशिका की कार्यात्मक अवस्था के आधार पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो 2500 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। यह कहने का अर्थ है कि जो कोशिका की कार्यात्मक अवस्था होती है उसके हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो प्रेजेंट होता है कोशिका में वो 2500 से लेकर 1.5 लाख तक भिन्न होता है। If the activity of cell in high, the number of mitochondria is also high. बताया गया है कि यदि कोशिका की गतिविधि अधिक होगी, तो अगर कोशिका की एक्टिविटी अधिक होगी तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसकी संख्या भी अधिक हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्टिवली ऑक्युपाई अबाउट 1/5 ऑफ द सेल वॉल्यूम। और यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का सामूहिक रूप होता है वह कोशिका के आयतन का लगभग 5वां भाग घेरता है। यहाँ बताया गया है कि जो कोशिका होता है वो उसका जो 5वां भाग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया घेरता है। जैसे कोशिका को 5 भागों में बांट दिया गया है और उसमें से एक स्थान जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो 5वां स्थान होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया घेर लेता है। यहाँ यही बताया गया है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। द माइटोकॉन्ड्रियन कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन एंड 2 चेम्बर। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं एंड 2 चेम्बर होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेंबर होते हैं उसके नाम है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। It is smooth about 60 angstrom thick and surround the mitochondria। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है वह चिकना होता है और लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, थिक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को घेरता है। जो 60 एंगस्ट्रॉम जो थिक जो मोटा होता है, स्मूथ इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को घेरता है। It exhibit homologous with the membrane of endoplasmic reticulum। और यहाँ बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो झिल्लियों के साथ समरूपता प्रदर्शित करता है। एग्जिबिटिव समरूपता, एग्जिबिटिव होमोलॉगस समरूपता प्रदर्शित करना। यहाँ बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ समरूपता प्रदर्शित करता है, उसकी झिल्लियों के साथ समरूपता प्रदर्शित करता है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब हम देखेंगे इनर मेम्ब्रेन। इट इज 60 एंगस्ट्रॉम थिक एंड लेज विदिन द आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ बताया गया है कि ये 60 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है
और ये बाहरी मेम्ब्रेन के भीतर स्थित होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। टू आर सेपरेटेड बाई स्पेस अबाउट 60 to 80 एंगस्ट्रार वाइड। और यहाँ बताया गया है कि इन दोनों को लगभग 60 से 80 एंगस्ट्राम चौड़ी जगह से अलग किया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है इन दोनों को लगभग 60 से 80 एंगस्ट्राम तक अलग किया जाता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स ऑफ सेप्टा। और यहाँ बताया गया है कि जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो सेप्टा की लकीरों के रूप में माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में फैलती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होती है, जो गुहा होती है उसमें फैलती है। सेप्टा का आकार लेकर माइटोकॉन्ड्रिया सेप्टा की लकीरों जैसी होती है। वो माइटोकॉन्ड्रियल जो होती है वो सेप्टा की लकीरों जैसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में फैलती है, कैविटी में फैलती है। These are called mitochondrial cristae and crista. These divide the inner chamber into interconnected compartments and it. बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो लकीरें प्रेजेंट होती है उसको क्रिस्टा या क्रिस्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और जब ढेर सारे क्रिस्टी प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्रिस्टा कहते हैं। और यहाँ बताया गया है कि जो क्रिस्टी या क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं वो आंतरिक कक्ष को परस्पर जुड़े डिब्बों में विभाजित करते हैं। और यहाँ बताया गया है कि इसे जो क्रिस्टा और क्रिस्टी होते हैं इसे आंतरिक कक्ष परस्पर जुड़े होते हैं, आंतरिक कक्ष से परस्पर जुड़े होते हैं और डिब्बों में विभाजित करते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं उसको। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इनडायरेक्टली प्रमोट सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। यह बताया गया है कि जो कोशिका की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती हैं उसको विनियमित करता है, कंट्रोल करता है और ऊर्जा प्रदान करने के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका वृद्धि और गुणन को बढ़ाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका की सभी एक्टिविटी को नियमित करता है, विनियमित करता है, कंट्रोल करता है और उससे ऊर्जा प्रदान करता है और अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका वृद्धि और गुणन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका गुणन और वृद्धि में हेल्प करता है और वो तो ऊर्जा प्रदान करता ही है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे सेकेंड, इन लीवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प डिटॉक्सिफाई अमोनिया। सेकेंड में बताया गया है कि जो यकृत होता है, जो लीवर होता है वो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अमोनिया के विसरण करने में मदद करता है। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अमोनिया का विसरण करने में मदद करता है। कौन? यकृत कोशिकाओं में। यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि जो यकृत कोशिकाओं होती हैं उसमें मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया अमोनिया के विसरण करने में। अमोनिया को निकालने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है यकृत कोशिकाओं का। किस लिए मदद करता है? अमोनिया का विसरण करने के लिए, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। अब हम देखेंगे थर्ड, अकॉर्डिंग टू हर्मिंग माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड एक्टिवली ग्रोन बोथ लाइटिक एंड सिंथेटिक एक्टिविटीज। यहाँ थर्ड में बताया गया है कि जो हार्मोन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं। यह बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो हार्मोन के अनुसार कार्य करते हैं और सक्रिय रूप से लैक्टिक और सिंथेटिक दोनों गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सक्रिय रूप से लैक्टिक एंड सिंथेटिक दोनों गतिविधियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे फोर्थ, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट विदिन हैज associated then with fat metabolism. These
वाइज हैज बीन सपोर्टेड बाई वेंसेल। फोर्थ में बताया गया है कि वसा का चयापचय, वसा का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म। यहाँ बताया गया है कि एक वेंसेल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वसा को चयापचय मेटाबॉलिक से जोड़ा है और इसके दृष्टिकोण का समर्थन वेंसेल ने किया है। अब हम देखेंगे फिफ्थ, इन द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल स्पिरल अराउंड द फ्लैजेलम इन द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्पर्म। पांचवें में बताया गया है कि जो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के शरीर के मध्य भाग में फ्लैजेलम के चारों ओर एक माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल बनाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं उसके चारों तरफ एक सर्पिल आकार बनाता है फ्लैजेलम का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हम देखेंगे फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली दिखे। हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कैसा है। मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्रिस्टी, डीएनए, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और ये इंट्रा मेम्ब्रेन है। इंट्रा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच जो थोड़ा स्पेस होते हैं उसे हम इंट्रा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें जो घुमावदार आकृति बनी है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। अगर ढेर सारा घुमावदार आकृति रहेगी तो उसको हम क्रिस्टा कहेंगे। इसमें छोटे छोटे ग्रेनुलर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है एंड राइबोसोम प्रेजेंट है। इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है जिसे हम F0 एंड F1 पार्टिकल कहते हैं। इसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। जो क्रिस्टी नामक दीवार होती है इनर, उसमें कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं F0 एंड F1 पार्टिकल जो एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया का क्रेब्स साइकिल चलता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है एंड ऊर्जा का सप्लाई होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, किसने नाम दिया, वो सब हमने इस क्लास में बताया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा एंड आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और हमने देखा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड अगर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और बने रहें। आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।